हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और सबसे ज़्यादा आप सभी को दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि त्यौहार तो आते जाते रहते हैं, पिछली साल भी आपका आया था, लास्ट ईयर, इस बार भी आ गया और नेक्स्ट ईयर भी आएगा। लेकिन खुशी हमें तब होगी जब हमारे पास सरकारी नौकरी होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ना दिन देख रहे हो ना रात देख रहे हो। तभी अच्छा लगता है कि हमारे पास नौकरी भी है, हम बेरोजगार नहीं हैं और त्यौहार भी आ जाए तो मनाने में भी अच्छा लगता है उसको। ठीक है, तो मैं यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि जिससे जैसे अब तक के आपके लिए त्यौहार आए आपकी लाइफ में और जैसा अब आया है ऐसा आगे ना आए। यानी कि आने वाले त्योहारों में आप बेरोजगार ना रहें, बल्कि रोजगार जैसे त्योहार आए ऐसी रोजगार भी आपके लेकर आए साथ में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, भारतीय संविधान, जिसमें हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं और आज ये 5वीं क्लास है। तो 5वीं क्लास हम शुरू करेंगे लोकतंत्र में शक्ति संकेंद्रण से। कहां से? लोकतंत्र में शक्ति संकेंद्रण से। 4 क्लास हो चुकी है, नहीं देखिए तो जल्दी जाएं उनको देखें। और इन क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको कहां, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से। वहां पर आपको क्लासेस के जो भी मैं करा रहा हूं उसकी पीडीएफ मिलेंगी, नोट्स हाथ से लिखे हुए। और दूसरा, इसके अलावा बहुत सारी क्विज उसमें चलती हैं ग्रुप में। और बहुत सारा जो स्टडी से संबंधित जो मटेरियल है, कुछ भी नोट्स हैं, पीडीएफ वगैरह, मैं उसमें डालता रहूंगा, जो आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो चलिए। लोकतंत्र में शक्ति संकेंद्रण 2 तरह का होता है, एक संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम, और दूसरा होता है एकात्मक सिस्टम यानी कि यूनिटरी सिस्टम। संघात्मक और यूनिटरी। अगर संघात्मक की मैं बात करता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए यानी कि अमेरिका का। और एकात्मक में सबसे अच्छा एग्जांपल है कहां का? यूके का, यानी कि इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है संघात्मक व्यवस्था में। अब केंद्र व राज्यों के बीच का मतलब समझ रहे हो? देखिए, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं और आप हैं। 3 ही व्यक्तियों से फैमिली बनी है, 3 ही पर्सन से, आपके पिताजी, आपकी माताजी, सबसे ऊपर कौन होता है? पिताजी, उसके बाद माताजी और उसके बाद आप। ठीक है, अब इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। आपके पिताजी के पास अपनी अलग पावर है, आपकी माताजी के पास अलग पावर है और आपके पास अलग पावर है। यानी कि आपके पिताजी आपकी माताजी की पावर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, आपकी माताजी आपकी पावर के साथ में हस्तक्षेप नहीं कर रही। यानी कि आप तीनों में कोई भी एक दूसरे की पावर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा। ये क्या कहता है? इसे ऐसा समझ सकते हो, जो इसमें लिखा हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र कौन हो गया? आपके पिताजी हो गए। राज्य कौन होगा? आप और आपकी माताजी हो गई। ऐसे आप समझ सकते हो एग्जांपल। ठीक है, राज्यों की स्वायत्तता यहां अधिक होती है। यानी कि जब राज्यों के पास शक्ति होगी, पावर होगी, तो स्वायत्तता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्यों के पास अपनी पावर है, राज्य आजाद है, वो अपना निर्णय ले सकते हैं, वो अपना निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं निर्णय के हम भारत से अलग हो जाए, नहीं, अपने तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी जनता के लिए, वहां की जनता के लिए, राज्य के, वहां के, उसमें कोई भी निर्णय ले सकती है। इसलिए क्या है? राज्यों की स्वायत्तता यहाँ क्या है? अधिक होती है। कौन से में? संघात्मक व्यवस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्र के पास अपनी शक्ति व राज्यों के पास अपनी अलग शक्ति होती है। मैंने आपको बता दिया, आपके पिताजी के पास क्या अलग पावर है, आपकी माताजी के पास अलग पावर है और आपके पास अलग पावर है। यानी कि सबकी पावर बटी बटी हुई है, किसी का एक दूसरे के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिना किसी कारण के। आगे हम पढ़ेंगे, केंद्र द्वारा बिना कारण राज्यों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि जब तक राज्य कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, केंद्र उनके पावर के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पिताजी सबसे ऊपर हैं, आपकी माताजी पिताजी के नीचे है। यानी कि पहले नंबर पे पिताजी, दूसरे पे माताजी। अब दोनों की पावर अलग अलग है, पिताजी की भी और माताजी की भी। ठीक है, पिताजी ने बोला माताजी से कि जो आपकी पावर है आप उनका यूज करें, मैं उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह का कुछ भी गलत कदम उठाया, मैं तत्काल आपको रोक दूंगा और ये पावर आपसे मैं क्या कर लूंगा? छीन लूंगा। ठीक है, तो इसी में यही कहा गया है, केंद्र द्वारा बिना किसी कारण के राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब तक नहीं करेगा, जब तक राज्य कोई गलती नहीं कर देंगे। और अगर गलती कर दी तो क्या होगा? गलती करते ही केंद्र क्या करेगा? केंद्र यहां पर राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगवा देगा। राष्ट्रपति शासन लगवाने के बाद उसकी राज्यों की जिम्मेदारी किस पर पहुंच जाएगी? राज्यपाल पे पहुंच जाएगी, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या करा जाता है? वहां पर अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे राज्यों में जो विपक्षी राज्य होते हैं, यानी कि जिसमें केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है केंद्र में और राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, तो अक्सर वो छोटी छोटी बात पर क्या करती है? पार्टियां ये कहती हैं कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जाता, यहां पर जो सरकार है उस पर राज्य नहीं चलाया जा रहा, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के पास पावर चली जाती है, वहां सरकार भंग कर दी जाती है। वो कब होगा? जब केंद्र राज्यों के उसमें खलल डालेगा। वो कब डालेगा? जब राज्य गलत तरीके से चलेंगे, गलत काम करेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। अब एकात्मक के हम जान लेते हैं। एकात्मक में आप देख रहे होगे, एक नजर आ रहा होगा सबसे पहले, एकात्मक। और संघात्मक में क्या है? संघ। संघ का मतलब बहुत सारे माता पिताजी, फैमिली पूरी आ गई। एकात्मक में केवल एक होता है ना? आपको इसमें एकात्मक में अब दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? एक लिखा हुआ है।
एक का मतलब है कि सारी शक्तियां किसमें, केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होगी। आपकी यहां पर भी आपकी फैमिली है, यानी कि आपके पिताजी हैं सबसे ऊपर, फिर उसके बाद क्या है, आपकी माताजी है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आप हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी माताजी किस नंबर पे हैं, आप किस नंबर पे हैं, या और कोई किस नंबर पे है। यहां पहले नंबर पिताजी हैं, तो केवल और केवल पिताजी के ही पास सारी पावर है। पिताजी जैसा कह देंगे माताजी को, माताजी वैसा करेंगी। आपसे पिताजी के जैसे ही बोल देंगे तो आप वैसा करोगे। यानी कि निर्णय किसका होगा, निर्णय केवल और केवल पिताजी का होगा। आपका उसमें कोई रोल नहीं है, आपकी माताजी का कोई रोल नहीं है, किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, समझ शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं, यानी कि सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। राज्यों की स्वायत्तता कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहां कोई पावर ही नहीं है राज्यों के पास, केवल और केवल पिताजी के पास पावर है, यानी कि केंद्र के पास पावर है। यहाँ माताजी पे, बहन पे, भाई पे कोई पावर नहीं है, यानी कि राज्यों के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए स्वायत्तता क्या है, यहाँ राज्यों की कम है। ठीक, अगला पॉइंट है, राज्यों के पास कोई शक्ति पावर नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, कोई पावर, कोई शक्ति राज्यों के पास नहीं होती। सिर्फ जो भी सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां किसके पास है, सारी शक्तियां यहाँ केंद्र सरकार के पास है। या ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर कौन है, यहां पर पिताजी हैं, यानी कि फादर हैं, मदर हैं, और उनके कौन है, उनके बच्चे हैं, फादर, मदर और बच्चे। अब इनके पास 100 रुपए हैं, टोटल 100 रुपए हैं। टोटल कितने हैं, 100 रुपए हैं। अब होगा क्या, देखिए, अब 100 रुपए में 50 रुपए रख लिए किसने, पिताजी ने, 50 रुपए रख लिए पिताजी ने, और माताजी को दे दिए 30 रुपए, और 20 रुपए दे दिए किसको, बच्चे को। यानी कि यहां बंटवारा हो गया, पिताजी पे भी हो गए, माताजी पे भी हो गए, और बच्चों पे भी हो गए। लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां 100 रुपए हैं, फादर हैं, मदर हैं और चिल्ड हैं, तो क्या होगा, 100 के 100 रुपए किस पे हैं, 100 के 100 रुपए पिताजी पे हैं। यानी कि माताजी पे कोई पैसा नहीं है और बच्चों पे कोई पैसा नहीं है। यहां जितने भी हैं सभी का सब किस पे, पिताजी पे, यानी कि केंद्र पे। और यहां किस पे है, यहां केंद्र पे भी है और यहां राज्यों पे भी है, दोनों के पास है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या कौन से, संघीय विशेषता की पहचान कैसे हम करेंगे। देखिए, संघीय व्यवस्था में क्या होगा, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होगा। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होगा किसमें, संघीय व्यवस्था में। ठीक, दूसरा होगा स्वतंत्र न्यायपालिका होगी इसमें, संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होगी, और दोहरी ही नागरिकता व दोहरी संविधान होगा। दोहरी का मतलब समझ रहे हो, केंद्र का अलग होगा और राज्य का अलग होगा। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि दोहरी सरकार होती है, यानी कि राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है, और नागरिकता केंद्र से अलग लेनी पड़ती है, राज्य से अलग लेनी पड़ती है। संविधान भी केंद्र का अलग होता है और राज्यों का अलग होता है, किसमें, संघात्मक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे, संवैधानिक तरीके से इसमें होता है। संघीय व्यवस्था में कैसा, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, कैसे होता है, संवैधानिक तरीके से होता है, जैसे यहां पर बंटवारा हुआ था। अब कैसे होता है, 3 सूची होती है, 3 क्या होती है, सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 प्रकार की सूची होती है जिनके माध्यम से क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, यानी कि केंद्र भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। देखिए, संघ सूची को इंग्लिश में यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची को क्या, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और समवर्ती सूची को कंकॉर्डेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब संघ सूची में केंद्र केवल और केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। ये संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे कॉपी में। देखो, बिना कॉपी में नोट करे ना जाए बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही एग्जाम में आता है, इसके अलावा कुछ एग्जाम में नहीं आता। और यकीन ना हो तो आप इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के अब तक आए हुए किसी भी एग्जाम में पिछले 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के आप पेपर उठा के देख लीजिए, यही आ रहा होगा जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ, जो लिख दिया। देखिए, 2 तरह से पढ़ाया जाता है, 2 तरह से पढ़ाया जाता है। एक व्हाइट बोर्ड होगा, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा होगा और बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा। ठीक, और दूसरा कि मैंने पहले ही इसको लिख दिया। वो जो टीचर होते हैं जो बोल बोल के लिखते रहते, समझाते रहते, वो भी वही लिखते हैं और मैंने भी वही लिख दिया। अब ऐसा होता है, देखिए, वो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, लेकिन मुझसे आता है तो मैं उसको आपको आप तक पहुंचाने में पीछे भी नहीं हट रहा। तो मैं ये सुविधा मैं आपको दे रहा हूं, ताकि अगर मैं ना भी लिख पाऊं तो आप इसका वीडियो जो आपको स्क्रीनशॉट ले ले, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप समझ ले। ठीक है, इसलिए आपको ये भी एक मैंने फैसिलिटी दे दी पहले ही। ठीक, आगे चलते हैं। अब एकात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, एकात्मक व्यवस्था की। अब इसमें देखिए, लिखित संविधान व सर्वोच्च संविधान इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एकात्मक यानी कहां का, इंग्लैंड वाले की बात कर रहे हैं हम। क्या इंग्लैंड में संविधान है, नो, यानी कि नहीं है। तो लिखित एवं सर्वोच्च संविधान इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। जहां भी एकात्मक व्यवस्था होगी जिस देश की, उस देश में लिखित संविधान हो भी सकता है
लिखित और सर्वोच्च संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात हो सकती है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल नहीं होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल भी नहीं होगी एकात्मक व्यवस्था में, ठीक है। अगला पॉइंट है दोहरी सरकार, वो भी नहीं होगी, यानी कि सरकार एक ही होगी और वो केंद्र होगी। सरकार भी कौन होगी? एक ही होगी, वो कौन सी होगी? केंद्र होगी, ठीक है, राज्य नहीं होंगे। अगला पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं होगा। जब सरकारी नहीं है दोहरी तो शक्तियों का बंटवारा कैसे हो जाएगा? शक्ति तो एक के पास रहेंगी जो है, ठीक है। चलिए अगला है एकल संविधान व एकल नागरिकता होती है। इसमें एक ही संविधान होता है और एक ही नागरिकता होती है, जबकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है? दोनों यानी कि केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान होता है और नागरिकता भी अलग अलग होती है, यानी कि राज्यों के लिए अलग लेनी पड़ती है और केंद्र के लिए अलग लेनी पड़ती है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं भारत कैसा है? एक अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा है? एक अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है। ये किसने बोला है? केसी वियर ने बोला है। ये बात किसने बोली है? केसी वियर ने बोली है। क्या? कि भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर ऑप्शन में दे दिया जाए संघीय, एकात्मक, अर्ध संघीय या फिर एक और कोई रख दे तो क्या करते हैं बच्चे? संघीय व्यवस्था, ठीक है। तो अर्धसंघीय क्यों है? अर्धसंघीय भारत इसलिए है कि कुछ पॉइंट्स संघात्मक व्यवस्था से लिए गए हैं और कुछ पॉइंट्स एकात्मक व्यवस्था से लिए गए हैं। कुछ पॉइंट संघात्मक व्यवस्था के छोड़े गए हैं, कुछ पॉइंट एकात्मक व्यवस्था के छोड़े गए हैं, यानी कि दोनों का मिश्रण लिया गया है भारत के अंदर। दोनों का मिश्रण है, एक संघात्मक से भी ले लिया और एकात्मक से भी ले लिया, दोनों के ले लिए तो क्या हो गया? अर्धसंघीय व्यवस्था वाला हो गया। अगर केवल और केवल संघ व्यवस्था से सारे पॉइंट होते तो क्या होता? संघीय व्यवस्था वाला हो जाता है। लेकिन अब क्या है? अब एकात्मक का भी है तो इसलिए अर्धसंघीय है। कैसे हैं अब वो देख लेते हैं। देखिए नोट, भारत में संघात्मक व एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती है, इसलिए भारत में क्या है? अर्धसंघात्मक वाला देश है भारत, जो मैंने आपको बता दिया पहले। अब चलिए देखिए संघात्मक के पॉइंट देख लेते हैं हम। किसके? संघात्मक के लिखित व सर्वोच्च संविधान होता है। भारत के अंदर है? बिल्कुल है। भारत के अंदर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां है? भारत के अंदर है, ठीक है। और संविधान सर्वोच्च भी है। सबसे सर्वोच्च कौन है भारत में? जनता, उसके बाद संविधान। लेकिन अगर ऑप्शन में जनता नहीं है तो संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, ठीक। अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका है। बिल्कुल है। सरकार के कितने? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जबकि विधायिका और कार्यपालिका क्या करते हैं? इनके आपस में मिलकर काम करते हैं, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। भारत में बिल्कुल न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। वो अपने डिसीजन लेने में बिल्कुल फ्रीडम है उसको, ठीक है। दोहरी सरकार है। बिल्कुल दोहरी सरकार भी है। दोहरी सरकार है यानी कि केंद्र की अपनी अलग है और राज्यों की अलग है, ठीक है। हम यहां पे बात करें, देखो दोहरी सरकार, ठीक है। केंद्र के पास अपनी शक्ति और राज्यों के पास अपनी शक्ति। आप इधर से भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो, पॉइंट आप नोट करते रहे, ठीक है। चलिए क्या है? और केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, संघ, राज्य व समवर्ती सूची की तरह। वही पॉइंट बता रहा हूं जो मैंने पिछली बार बताए हैं, लेकिन मैं आपका क्या कर रहा हूं, आपका जो दिमाग में एक गलतफहमी है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो उसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। अर्ध संघीय वाला व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। कैसे है? क्योंकि कुछ संघात्मक व्यवस्था के पॉइंट लिए गए हैं, कुछ एकात्मक के लिए गए हैं, ठीक है। तो क्या है? शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची मतलब राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती मतलब दोनों कानून बनाएंगे, राज्य भी और केंद्र भी। आगे बढ़ते हैं। कुछ परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 कहता है कि विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थिति मतलब कि राज्य में आपातकाल लग जाए, मतलब देश में आपातकाल लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए राज्यों में, उस समय क्या होगा? उस समय अगर राज्य के अंदर सरकार नहीं है, राज्य के अंदर सरकार नहीं है, या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि केंद्र को ही कानून बनाना पड़ रहा है, तो वो कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। किसके लिए? राज्य सूची के विषय पर, जब सरकार नहीं होगी। कहां? राज्यों में, ठीक है। आर्टिकल 249 कहता है कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा। आर्टिकल 249 याद रख लें। समवर्ती सूची पर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाते हैं? दोनों बनाते हैं, एक राज्य भी बनाता है और केंद्र भी बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार है। सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र, यानी कि अगर दोनों कानून बना दे, एक ही कानून को दोनों बना दे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो चलेगी किसकी? केंद्र की उसमें चलेगी। मान्य किसका होगा? केंद्र का उसमें मान्य होगा, राज्य सूची का मान्य नहीं होगा। तो समवर्ती सूची में कौन है? केंद्र ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। आपातकाल में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जब आपातकाल लग जाएगा अगर देश में, तो वहां पर क्या होगा? उस समय केंद्र शक्तिशाली होगा और केंद्र राज्यों के लिए कानून बनाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य की सरकार भंग कर देगा राष्ट्रपति विभिन्न परिस्थिति में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एकात्मक व्यवस्था की। एकात्मक व्यवस्था की देखिए, एकल संविधान व नागरिकता। एकल संविधान व नागरिकता। तो हमारे देश में कैसे संविधान है? एक ही संविधान है। चौक राज्य मतलब एक बार संविधान है, एक संविधान है राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। मैं किसी राज्य में रह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे राज्य का अलग संविधान पढ़ना पड़ेगा, नहीं, एक ही संविधान है हमारा, ठीक है, एक ही संविधान। जबकि किसमें? संघात्मक व्यवस्था में
संघात्मक व्यवस्था में होता है कि दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता व दोहरी क्या है, दोहरा संविधान है। देखिए अब हमारे देश में क्या है, दोहरी सरकार है, बिल्कुल सही बात है कि दोहरी सरकार है, केंद्र भी है और राज्य भी है। दोहरी नागरिकता है नहीं, केवल एक ही नागरिकता होती है हमारे देश की, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। और संविधान दोहरा है, संविधान भी दोहरा नहीं है हमारा, संविधान भी क्या नहीं है, दोहरा नहीं है, बल्कि एक ही संविधान है हमारा भारत का। ठीक है, तो क्या है, जैसे हम अगर संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, ये पॉइंट है कि दोहरी सरकार है नहीं है, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन ये पॉइंट इसमें क्या है, दोहरी नागरिकता है, ये पॉइंट भी खत्म हो गया। दोहरा संविधान है नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। तो क्या है हमारे में, इकहरी देखिए दोहरी सरकार है, दोहरी सरकार तो है हमारी, ये वाला पॉइंट है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं है और दोहरा संविधान नहीं है। तो इसलिए क्या है, कुछ पॉइंट्स हमारे एकात्मक से लिए गए और कुछ संघात्मक से लिए गए। तो एकल संविधान है हमारे देश का और एकल ही नागरिकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है नए राज्यों के निर्माण व समाप्ति। आर्टिकल नंबर 3 कहता है, भारत में संविधान का आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद कभी भी निर्णय ले सकती है कि वो किसी नए राज्य का गठन करे या किसी पुराने राज्य को वो समाप्त कर दे। किस आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 3 के माध्यम से। कोई भी पुराना राज्य है उसको खत्म कर सकती है, उसकी मान्यता रद्द कर सकती है, उसको कह सकती है कि अब राज्य नहीं रहा, और किसी भी एक राज्य, नए राज्य का निर्माण या तो किसी दूसरे देश से भूमि कब्जा करके या जैसे भी लेके, या फिर कोई जो राज्य है हमारे उसको भागों में बांट के नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद मैंने आपको बताया था ये किसका है, ये एकात्मक व्यवस्था का है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से। ठीक है, तो राज्यपाल का पद है। और अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब क्या है, ये यूपीएससी, अखिल भारतीय, जिससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ठीक है, वो वाले। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी थी, ये आपको थोड़ा सा काम करना है, वो ये करना है, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि 4 कौन कौन सी होती है। चलिए 2 मैं आपको बता देता हूं, एक आईपीएस और एक आईएएस, ये आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, लेकिन 2 और कौन कौन सी है वो आपको बतानी है कमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज हमारी 5वीं क्लास होगी। कल हम 6ठी क्लास से केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, और जो अब तक हमने थोड़ी से पढ़ा है अब उससे कुछ अलग हटके पढ़ेंगे, यानी कि अब हम कम से कम 80% डायग्रामों पे चलेंगे। डायग्राम्स के माध्यम से हम केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे। बहुत ही शानदार अगली क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे साथ, आज ही नए जुड़े पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कर दे, सभी अपने ग्रुपों में शेयर कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां भी है वहां पर शेयर कर दे। इतनी सी सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्यों, क्या होगा, इससे हमारे लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरे लिए, मैं भी नौकरी करता हूँ, उससे टाइम निकालता हूँ आपके लिए। बहुत पता है यार, बहुत थक जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है आराम करें, लेकिन आराम नहीं करता मैं, आपको फिर ये सब देता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि यार आने वाला समय या अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है, इसमें रोजगार का होना जरूरी है, और रोजगार भी अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जब मैं आपके लिए इतना करूँगा, थोड़ा ले मेरे लिए भी कर दो। क्या कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और से भी करा दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।